ओके दोस्तों, प्रिया हिस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 की मैंने सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेके 7 तक कम्प्लीटली करा दिया है। आज मैं हूँ चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने थोड़ा सा इसका पार्ट करवाया था। आज मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा अरिका मेडु तक हो गया था। आज हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। एक यूनानी नाविक द्वारा दिया गया विवरण, बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये स्टोरी देखते हैं। भरूच का यूनानी नाम था बेरीगाजा। आपको दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भरूच है वो कौन से राज्य में आया हुआ है। ठीक है, बेरीगाजा की सक्रिय खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। देखिए दोस्तों, बेरीगाजा में ये सारी चीज़ों का क्या होता था? आयात। मैं आपको समझाती हूँ आयात क्या है। जब भी हम किसी अन्य देश से, किसी अन्य राज्य से या किसी अन्य लोगों से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसे कहते हैं आयात करना। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। निर्यात का मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम किसी भी चीज़ वस्तु को किसी अन्य देश को बेचते हैं तो उसे कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में निर्यात। तो हम लोग किस चीज़ का निर्यात करते थे? यहाँ पे देखिए, आयात तो हम इन चीज़ों का करते थे और इन सारी चीज़ों का हम क्या करते थे? निर्यात। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आगे बढ़ते, व्यापार और व्यापारी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये बर्तन खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि ये जो बर्तन आए हैं उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन, ये बर्तन कहाँ से आए होंगे। ठीक है, ये बर्तन खूबसूरत थे, खास तौर से इनकी कटोरी, थाली, सभी चीज़ें क्या थी? भारत उपमहाद्वीप में पूरा स्थलों से ये सारी चीज़ें मिली हैं। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत प्रसिद्ध था, अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अपना 1 मार्क्स फिक्स कर लीजिए कि काली मिर्च जो है उसकी कहाँ पर बहुत अत्यधिक मांग थी, तो आपको लिखना है रोमन साम्राज्य में। और रोमन साम्राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता था? काला सोना। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। ठीक है दोस्तों, व्यापारी लोग ये जो सारा सामान है ना, काली मिर्च कहाँ पहुँचाते थे? रोम। किसके माध्यम से? जहाज, सड़क के माध्यम से। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण भारत में। कहाँ क्या मिले? रोमन सोने के सिक्के। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारा दक्षिण भारत था, उस दक्षिण भारत का व्यापार रोमन के साथ होता था। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत से काली मिर्च जाती थी रोमन, और जब रोमन जाती थी तो वहाँ के लोग रिटर्न में पैसे देते थे। जैसे कि दोस्तों हम दुकानदार से जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं तो उन्हें क्या देते हैं? पैसे। वैसे ही रोमन लोग जब भारत से काली मिर्च खरीदते थे तो उसके बदले में वो क्या देते थे? उन्हें सोने के सिक्के। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक है दोस्तों, रोमन में जो भी सोने के सिक्के मिले हैं उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय रोमन के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। ये एक कविता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। ओके दोस्तों, उस समय में
रास्तों की खोज इतनी नहीं हुई थी, लेकिन समुद्री रास्ता, आपको पता है ना दोस्तों, जो समुद्र है वो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, तो समुद्री रास्ते लोगों ने खोज निकाले थे और समुद्रों की मदद से ही वे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नाविक लोग जो थे, मतलब जो नाव चलाते थे, वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर यात्रा जल्दी पूरी करते थे। वे अफ्रीका अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको बताती हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं। अफ्रीका, जैसे कि आपको ना ये समझो कि ये हमारा विश्व का मैप है। यहाँ पे आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, ये है भारतीय महाद्वीप। तो यहाँ से, मतलब अफ्रीका से, यहाँ से लोग कहाँ आना चाहते थे? भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, मतलब यहाँ पर, रुको मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, समझिए दोस्तों, ये है हमारा विश्व का मैप। ठीक है, समझिए, ये है यहाँ पे भारत उपमहाद्वीप, यहाँ पे है अफ्रीका उपमहाद्वीप। ठीक है, यहाँ पे है कुछ अरब के लोग, तो जो अफ्रीका के लोग हैं वो लोग और जो अरब के लोग हैं, ये दोनों जन कहाँ पे आना चाहते थे? जैसे कि ये भारत है, ये भारत का देख रहे हो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो ये लोग कहाँ जाना चाहते थे? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे जाना चाहते थे, मतलब कि केरला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ से लोग कहाँ जाना चाहते थे? यहाँ पर, यहाँ पे जाना चाहते थे, क्योंकि कौन सी जगह है? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, समुद्र तटों से लगे राज्य, इस उपमहाद्वीप में के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। किस उपमहाद्वीप में दोस्तों? भारत, ये हमारा है भारत। आपको पता होगा, एक मिनट में अच्छे से बनाती हूँ। ठीक है, ये है हमारा देश भारत। ठीक है, भारत का ये है, दिख रहे हो ना इस साल दोस्तों, ये है तटीय इलाका, जहाँ पे आपको ना 5 राज्य देखने को मिलेंगे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारे तटीय इलाके हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। किसका मैदान दोस्तों? कावेरी का, अंडरलाइन कीजिए। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। मूवेंदर, इसका मतलब भी मैं दोस्तों आपको आगे बताती हूँ, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सभी चीज़ों के बारे में पूछूंगी, जिसका अर्थ है कि मुखिया। मूवेंदर का मतलब होता है मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। वो थे चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। क्या बोला है दोस्तों कि 3 लोग बहुत ही प्रसिद्ध थे। कौन कौन? चोल, चेर एंड पांड्य। ठीक है, ये लोगों ने 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली और समृद्ध बन गए थे। उसका रीज़न था कि इन्होंने जो भी साउथ का हिस्सा था ना दोस्तों, वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, और जैसा कि पूरा तटीय इलाका था, नदियाँ थी यहाँ पे, तो इनके लिए क्या था? समृद्ध संसाधन इनको मिल गए थे। ठीक है दोस्तों, समृद्ध क्या मिल गए थे इनको? संसाधन। फिर इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, 2 मार्क्स अपने फिक्स कर लीजिए। क्या कि चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टनम, चोलों का क्या प्रसिद्ध था? कावेरी पट्टनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै, जो कि तमिलनाडु में है। और मूवेंदर किसे कहते हैं? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। ठीक है दोस्तों, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये लोग थे ना, ये लोग मुखिया लोगों से कर के बजाय किसकी मांग करते थे? उपहारों की। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने इन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि जो भी ये लोग थे, वो लोग कर नहीं मांगते थे। वो क्या मांगते थे?
उपहार मांगते थे, और उपहार में उन्हें कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी? जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े। ठीक है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, 200 वर्षों के बाद, किसके बाद? तो चोल, चेर और पांडे। ठीक है, इन तीनों के बाद किसका शासन बढ़ गया? सातवाहनों का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी है। 1 मार्क्स अपने फिक्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं इस चैनल पे आपको सब डिटेल में अच्छे से नॉलेज दे रही हूँ। आपको कहीं से कहाँ तक कोई भी तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ में एनसीईआरटी का मैं पूरा कवरेज आपको दूंगी, और साथ में सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे से बताऊँगी। आपको बस एक काम करना है दोस्तों, मेरी वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है दोस्तों, और उसके बाद इसे क्या करना है? शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो सातवाहनों में सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें किसने बताया? उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है दोस्तों, जो सातवाहन शासक थे वो कहाँ के स्वामी कहे जाते थे? देखिए, वो कहे जाते थे दक्षिणापथ। ये है साउथ का एरिया, इसे क्या कहते हैं? दक्षिणापथ। वह दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। किसने दोस्तों? श्री सातकर्णी। ठीक है, इनका नाम याद रखना। इनका नाम क्यों याद रखना है? उसका रीज़न है कि यही जो है, ये इंसान, ये कौन थे? सातवाहन का राजा। जो सातवाहन एक वंश है ना, उसके ये क्या थे? राजा थे। अब हम पढ़ेंगे रेशम, मार्ग और कुषाण। कुछ शासक बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफों के लिए लाभ मिलता था। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिणापथ का रास्ता था ना, वो सभी लोग अपने कब्जे में करना चाहते थे। उसका रीज़न था कि इस रास्ते पर जो भी व्यक्ति यात्रा करते थे, जो भी व्यापारी यात्रा करते थे, वो उनसे क्या मिलता था? कर, शुल्क, तोहफा, ठीक है, और लाभ। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से भी सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। सिल्क रूट दोस्तों मतलब रेशम का मार्ग। उस पर सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाणों का। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके 2 शक्तिशाली केंद्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों, आपको याद रखनी सारी चीज़ें। नोटबुक है तो नोट्स बना लीजिए, और नहीं है तो टेक्स्ट बुक में आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कुषाणों के 2 मुख्य प्रसिद्ध शक्तिशाली केंद्र कौन से थे। तो आपको देखिए दोस्तों याद करना है, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। कौन? तक्षशिला ही इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी की मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक जाता था। क्या बोला है दोस्तों कि देखिए, मध्य एशिया से होकर जो सिल्क है ना, सिल्क रूट की एक शाखा मतलब एक हिस्सा, जैसे ये रोड है तो रोड का जो एक हिस्सा है, ठीक है, मान लीजिए कि रोड का एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ठीक है, कहाँ? मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाता था, जहाँ से जहाज और रेशम पश्चिम की ओर, ठीक है, जहाजों द्वारा जो रेशम है वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य लाया जाता था। जहाजों द्वारा जो रेशम है कहाँ ले जाया जाता था? रोमन साम्राज्य में। इस तरह दोस्तों हमारा चैप्टर 8 भी है जो कंप्लीट होता है। अब हम अपने, जैसा कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं, ठीक है, ये सारे इसके एक्सरसाइज है। ओके दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को होमवर्क देना शुरू करूँगी। ये जो एक्सरसाइज है आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे।
अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि इसका रीज़न है दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे आपका पार्टिसिपेशन पता चलेगा। आप अपने अनुभव जो भी आपकी फीडबैक देना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए दोस्तों। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ आप लोगों को तकलीफ़ आ रही है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, साथ ही साथ में मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊं। मैं फटाफट क्लास 6 का कवर करके मैं 7 पे आऊँ, फिर 8 9 10 11 जो भी मेरा एम है कि आप लोगों को फ्री में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना है, वो उसमें मैं सक्सेस हूँ। बस दोस्तों आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। ये है आप लोगों का होमवर्क और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।